गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्रॉप एकेडमी। आज हम महाराष्ट्र स्टेट का वोकेशनल सब्जेक्ट क्रॉप साइंस पार्ट 1 सीरियल क्रॉप पैडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, महाराष्ट्र स्टेट के सीरियल क्रॉप पैडी जो कि सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, जिसमें लगभग 8 मार्क्स का वेटेज है। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो गाइज़, तो फ्रेंड्स, पैडी का लोकल नेम जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि वहाँ के लोकल अडप्टेड लोगों ने दिया है, जो कि उसे राइस हम बोलते हैं इंग्लिश में, और वैसे ही हम मराठी में भात उसे बोलते हैं, और कहीं कहीं जगह उसे साल भी बोला जाता है। तो दूसरी चीज़, इसकी बॉटनिकल नेम हम जानेंगे। अरे जानेंगे क्या क्या यार, इसे एकदम से रट ही डालो। क्यों? अरे इसका हर एक एग्ज़ाम में लंका लगाएगा नहीं तो आपकी। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, एंड इसकी फैमिली, और एक आपको मैं हिंट दूंगा, जो कि हर आपको यदि सीरियल क्रॉप दिखे तो एक ही वहाँ पे फैमिली लगा देना, जो कि ग्रामीणी, मोस्ट प्रोबेबली ग्रामीणी होगी। और नेक्स्ट, जो ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसे हम ओरिजिन कहा जाता है, जो कि साउथ इंडिया या साउथ एशिया भी हम इसे कह सकते हैं। तो दूसरी चीज़, इसका लोकल, इसके इकोनॉमिक यूजेस हम देखेंगे। First one, the rice is most important staple food of over 60% of the world population, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा ही अपना राइस क्रॉप, मुख्य क्रॉप माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, मेनली इट इज़ ईटन इन द फॉर्म ऑफ कुकड राइस, एंड एज यू नो माय फ्रेंड्स, जब हम राइस को कुक करते हैं तो हम इसे भात बोलते हैं, जो कि मराठी में। और इसका जो थर्ड पॉइंट्स हम देखेंगे, rice grains are used in the Hindu rituals and ceremonies connected with the birth, marriages and funerals। मतलब हम इसे हर त्यौहार में, हिंदू रिचुअल्स में इसे हम यूज़ करते हैं, राइट। और फोर्थ पॉइंट, ओवर बॉइल्ड राइस, इसे गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसे आइस की जगह राइस कर लेगा प्लीज़। तो ओवर बॉइल्ड राइस इज यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग क्लॉथ्स। एंड नेक्स्ट वन, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन राइस यूज्ड एज ए पोल्ट्री फीड। मतलब इसका जो वेस्टेज पार्ट है, जो कि हम खाने में इसे टालते हैं, वो भी इसे वेस्ट करना नहीं है, तो इसे हम पोल्ट्री के यहाँ यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज हस्क इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड फॉर मेकिंग लाइट वेट ब्रिक्स। इसका जो वेस्टेज है, जो कि हस्क, इसे भी हम इसे बर्न करके लाइट ब्रिक्स यहाँ से बनाते हैं, राइट। एंड इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, हम देखेंगे कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन अमंग द राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो राइस उगाने वाला देश है तो आप पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ आवर इंडिया। तो ये बड़ी बात है। और नेक्स्ट वन, इन द वर्ल्ड पर हेक्टर ऑफ पैडी इज़ हाईएस्ट इन जापान। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है पैडी का, जिसका उत्पन्न ज़्यादा निकलता है, वो भी हेक्टर में। हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ के आसपास, राइट। तो देश है वर्ल्ड में जापान। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका, कि इन इंडिया दिस क्रॉप इज मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राइट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, आल्सो इन पंजाब। इन इंडिया पर हेक्टर यील्ड इज हाईएस्ट इन पंजाब। तो सभी स्टेट्स के यदि हम कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है तो आपने पंजाब में है, राइट। But in Maharashtra, major rice growing districts are Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg on west coast, and Bandara, Chandrapur, Gadchiroli and eastern part of the state. These are the all in Maharashtra. These are major growing district. मतलब दूसरे जिले में भी इसका इसे उगाया जाता है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम आते हैं यार, इससे भी, राइट। ये स्टेट से यदि कंपेयर किया जाए तो अदर स्टेट में इसके अलावा इसकी प्रोडक्टिविटी कम आती है। इसके लिए तो इसे ज़्यादातर अपने महाराष्ट्र में, इसके अलावा स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में इसे उगाया नहीं जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लाइमेट। तो अपन जब खेती करते हैं तो ज़्यादातर क्रॉप जो डिपेंड होते हैं वो की क्लाइमेट में। तो हमें क्लाइमेट जानना बड़ा ही ज़रूरी होता है किसी भी क्रॉप ग्रो करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ राइस इज़ मेनली ए ट्रॉपिकल क्रॉप बट आल्सो कल्टिवेटेड इन अ सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर रीजन, राइट। राइस जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है, फिर लेकिन इसे हम सब ट्रॉपिकल एंड जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है उसी रीजन में भी हम इसे आज उगा सक रहे हैं। क्यों? उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इसके अंदर टोलरेट करने की क्षमता आ गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट टोलरेट्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो वही कि थोड़ा यदि
कम ज़्यादा होगा तो भी ये टोलरेट कर लेगा, मतलब क्लाइमेट थोड़ा सा इसके सर्वाइवनेस की रेट बढ़ गई है ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द राइस इज बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर इस रेंज में होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, इट टोलरेट्स हेवी रेनफॉल एंड स्टैंडिंग वाटर इनटू द फील्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि राइस ग्रो करने के लिए ज़्यादातर इसे हमें पानी की आवश्यकता है, तो ये ज़्यादा यदि बरसात भी हो गई तो भी ये टोलरेट करने की क्षमता रखता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सॉइल। राइस इज ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल। मतलब यदि उसका पीएच सॉइल का ज़्यादा भी होगा या कम भी होगा तो भी वहाँ ग्रो करने की राइस अपना क्षमता रखता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्लेई सॉइल हैविंग गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर इज आइडियल फॉर राइस कल्टिवेशन। माय डियर फ्रेंड्स, क्लेई सॉइल जो कि 0.02 mm होता है और जो कि बड़ा ही मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें होती है, तो वहाँ पे भी ये इजीली ग्रो कर सकता है। और इसी की जो वैरायटीज़ है जो कि हम यूज़ करते आए हैं जो कि ट्रेडिशनल है, नंबर वन इज सूर्या एंड सेकंड वन इज सुहासिनी एंड थर्ड वन इज भड़ास 79, राइट। एंड इसके जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है जो कि हाइब्रिड, मतलब इसे किसी सेमी वैरायटीज़ के साथ इसे डॉर्फ किया गया है, क्योंकि यार ब्लू रिवोल्यूशन आया था, लोग ऐसे भूखमारी से मर रहे थे। और नेक्स्ट वन है जो क्रॉप है अपना स्टेपल क्रॉप है, तो इस कारण से इसकी वैरायटी एकदम हाई यील्ड होनी चाहिए थी, इसीलिए कुछ वैरायटीज़ आए जो कि हाई यील्डिंग थे। तो नंबर वन में आता है पद्म, सेकंड वन इज जगन्नाथ, थर्ड वन इज बाला, रत्ना एंड द मोस्ट वैरायटी विच इज़ वेरी 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 पॉपुलर, that is a basmati, right. And the scented varieties, right. State rice research station is located at करजत। तो इसका जो रिसर्च स्टेशन है जो कि अपने इंडिया का स्टेट में, तो इसका कारजत है। एंड द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट क्यूटक, राइट। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फॉर ब्रीडिंग न्यू वैरायटीज इन राइस आर, तो जब भी इसके जो मोटो है जिसके ऑब्जेक्टिव है तो हम यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट शुड बी हाई यील्ड एंड द सेकंड वन इट शुड बी अर्लीनेस। क्यों? लोगों को जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इसलिए वो अर्ली से ग्रो होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज ए रेजिस्टेंस फॉर सैलिनिटी। तो आपने पहले देखा था कि यहाँ पे तो जो क्रॉप है किसी भी प्रकार के सॉइल में ग्रो करता है, राइट, किसी भी प्रकार के सॉइल में ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंट फॉर सैलिनिटी, तो किसी किसी ज़मीन में ज़्यादा सैलिनिटी होता है तो वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ ए ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो कि मैंने कहा था आपको कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से प्लांट के अंदर इतनी क्षमता आ रही है कि वो थोड़ा फार जो यदि नेचर इसके अनफेवरेबल भी है तो ये इजीली टॉलरेट कर सकता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है फोर्थ वन, दैट इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंस, इट शुड बी हैंडल्ड बाय द पैडी क्रॉप। And the next one is a lodging resistance and control of wild rice. And the seventh point is a pest and disease resistance. मतलब जो भी यदि अपन कितने में मेहनत से उसे उगाया जाए तो भाई साहब उसके अंदर वहाँ पे पिस्ट किसी डिसीजेस नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो अपनी फसल नुकसान करता है, इसीलिए ही उसके अंदर पहले से ही हम उसे पिस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंस का सीड ट्रीटमेंट दे के हम उसे यूज करते हैं। एंड द एट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ राइस सच एज साइज ऑफ ग्रेन, सेंसेंट और अरोमा, कुकिंग, न्यूट्रिटिव वैल्यू एक्सेट्रा। तो इसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्सपेक्टिव है। एंड द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे। द फर्स्ट वन इज द प्लांट आर नैरो, स्टिफ एंड अपराइट, राइट। तो प्लांट जो है ऐसे झुक के नहीं, एकदम से ऐसा खड़े होके लचकाते हुए ऐसे होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज द प्लांट और डॉर्फ एंड हंस डू नॉट लॉन्च। हाँ, तो जो प्लांट है वो डॉर्फ होना चाहिए। डॉर्फ मतलब वन हु एक्सप्रेस इट सेल्फ, राइट। द सेकेंड वन इज द कल्टिवेशन मेथड। इसके कल्टिवेशन मेथड हम देखेंगे कि इसके 4 प्रकार के कल्टिवेशन मेथड होते हैं मेरे दोस्तों। फर्स्ट वन इज अ ड्राई कल्टिवेशन, सेकेंड वन इज अ सेमी ड्राई कल्टिवेशन एंड थर्ड वन इज अ वेट कल्टिवेशन एंड फोर्थ वन इज ए इंटेंस मेथड, और हम इसे राइस इंटेंस मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन भी इसे कहते हैं, जो कि इसके 4 कल्टिवेशन मेथड है।
तो राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राई कल्टीवेशन होता क्या है। दिस मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इज अडॉप्टेड इन द एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल एंड रेनफॉल इज नॉट एडवोकेट। मतलब वहाँ पे जो पानी है वो थोड़ी से सर्वाइवलनेस उसकी कम होती है। सिर्फ जो खेती है मित्रों वो पूरी की पूरी रेन से ही की जाती है, सिर्फ रेन के आधारित पर। हाँ राइट। तो सेकंड पॉइंट इज ओनली वन क्रॉप ऑफ राइस इज टेकन। तो पानी के कम होने की वजह से वहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप लिया जाता है पूरे साल में, दैट इज़ अ राइस। इट इज़ कॉल्ड सेमी ड्राई कल्टीवेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज अ सेमी ड्राई कल्टीवेशन। यहाँ पे सेमी ड्राई मतलब आधा इसकी ज़िंदगी जो है आधी पानी में जाएगी और आधी ऐसे ही बेटा मतलब बिना पानी के जाएगी। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेमी ड्राई बिकॉज half life cycle of the crop passes under wet condition and the remaining half under dry collection, right? The second one is this type of cultivation is found in eastern Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट। तो यहाँ पे जो दोस्तों सेमी ड्राई में होता क्या है, मतलब आधा जो क्रॉप है बरसात के टाइम पे उगता है, जो कि इसे आधे लाइफ तक इसे ठीक ठाक से पानी दिया जाता है और पानी की कोई कमतरता यहाँ पे होती नहीं है। लेकिन इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ साइकिल है, ये बिना पानी के ही उगता है। एंड द थर्ड वन इज़ ए वेट कल्टीवेशन, जो कि आप देखते हैं अपने लोकल एरियाज में। दिस इज़ मोर डेवलप्ड मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड इज अ प्रेडिक्टिव वेयर देर इज़ एन अश्योर्ड सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर। मतलब यहाँ पे इससे पानी की कोई कमतरता होती नहीं है, जितना चाहिए उतना इसे पानी मिलता है, जो कि हम इसे वेट कल्टीवेशन कहते हैं। और यहाँ पे द फोर्थ मेथड इज अ इंटेंस मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, दैट इज दिस मेथड इज द मोस्ट परफेक्ट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन विच ऑल द रिकमेंडेड पैकेजेस ऑफ पार्टिकल आर अडोप्टेड। मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादा ही से पानी चाहिए क्रॉप ग्रो करने के लिए। And this method is followed in the areas having assured supply of water and farmer can apply heavy doses of manure and fertilizers। मतलब यहाँ तो पानी चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ ज़्यादा हमें यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत चाहिए, राइट। तो ज़्यादा यहाँ पे जो फार्मर्स है यहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर यूज़ की जाती है, राइट। एंड दे अडोप्ट मतलब इंटेंस मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, राइट। दे अडोप्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स and other cultivation practices for the getting maximum production। The main feature of the intense method are, इसके जो फीचर्स है, इसके जो चार से 6 फीचर्स यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे बारीकी से देखा जाएगा प्लीज। रेज्ड सीड बेड्स फॉर ग्रोइंग पैडी सीडलिंग्स, लो सीड रेट, एंड द थर्ड वन इज ए हेवी मैन्यूरिंग ऑफ द क्रॉप इन द नर्सरी एज वेल एज इन द फील्ड। मतलब ज़्यादा डायरेक्ट एसिड हम डायरेक्टली से यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांट कहाँ से करते हैं, नर्सरी में करते हैं, राइट। तो मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मिनरल्स हम इसे देते हैं लाइक सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे। ये तो बेटा मिनरल्स ज़रूरी है, मिनरल्स इसे हम माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। तो ये जो मिनरल्स है इसे नर्सरी में देना पड़ेगा एज वेल एज इन द फील्ड में भी देना पड़ेगा, राइट। तो इसका जो नर्सरी में फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं हम क्रॉप, तो इसका कुछ लाइफ टाइम है, जो कि ट्रांसप्लांटिंग 3 to 4 सीडलिंग्स इन अ ब्रांच। मतलब जब तक 3 से 4 पत्तियाँ आ नहीं जाएंगे तब तक हम इसे फील्ड में लगा नहीं सकते। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स इन द रोज इन द फील्ड। आपको तो जैसे पता है, अपन हम स्कूल में पीटी करते हैं तभी हम कैसे रुकते हैं यार, ऐसे लाइन में रुकते हैं, राइट। तो इसकी भी कुछ मेथड है, जो कि हम इसे एकदम रो में इसे लगाया जाता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अ बेटर इंटरकल्चरिंग। तो इसकी एकदम से देखभाल अच्छी करनी चाहिए इस मेथड से। एंड द नेक्स्ट वन इज अ ड्राई कल्टीवेशन। इन अपलैंड ड्राई पैडी लैंड इज प्लफ्ड विथ लाई। इसकी जब हम कल्टीवेशन देखेंगे, इन अपलैंड ड्राई पैडी लैंड इज प्लफ्ड विथ लाइट प्लफ इन द समर। तो इसका जो प्रिपरेशन ऑफ फील्ड है ये समर से ही स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। तो समर में ही इसे हम एक थोड़ी सी हल्की सी प्लफिंग देते हैं, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर के राउंड। रिपीटेड क्रॉस वाइज हारोइंग आर डन टू ऑब्टेन गुड टिल्थ। मतलब एक अच्छी पैदावार आने के लिए हम इसे रिपीटेड क्रॉस वाइज करना होगा, जो कि मेथड हारोइंग से की जाती है। द थर्ड वन इज द वीड्स मतलब द अनवांटेड क्रॉप्स, राइट। द वीड्स एंड स्टबल्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। तो इसके जो पहले के वीड्स है और उसके जो अनवांटेड क्रॉप्स है, जो कि स्टबल्स है, जो कि पहले के क्रॉप के है, उसे हम
खेतों में बर्न करते हैं, जो कि आपके बुक में लिखा गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसे हम बर्न न करें तो ही ठीक है। क्यों? इससे सॉइल के मिनरल्स घट जाएंगे, इसलिए इसे एक जगह पे रख के कुछ इसे प्रिजर्व करके फिर बाद में इसे खेत में छिड़कना चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज FYM, मतलब फार्म यार्ड मैन्यूर इज एडेड एंड मिक्सड इनटू द सॉइल बाय लास्ट हरोइंग। मतलब यहाँ पे जो है मित्रों, मैन्यूर के सहायता से मैन्यूर इसमें ऐड करके हमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, राइट। द वेट कल्टीवेशन इन लो लाइंग एरियाज, वाटर इज let into the bundled field of rice. Land is ploughed with light wooden plough in the standing water called as puddling. मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वेट कल्टीवेशन है, इसे पानी देकर ही, ज़्यादा पानी में ही इसे हम प्लफ कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, आयरन व्हील्स एंड आल्सो कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पुडलिंग द सॉइल. The puddled field is then leveled by planker and soft seed bed is prepared for the transplanting. द सीड सिलेक्शन एंड सीड ट्रीटमेंट. तो जब हम ये मेथड करेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सीड सिलेक्शन कैसा करते हैं, राइट. तो सीड सिलेक्शन हम यहाँ पे जानेंगे, और सीड सिलेक्शन के साथ साथ इसका जो ट्रीटमेंट है, जो कि हम वेडिसाइड ना आ सके या एक थोड़ी सी अनफेवरेबल यदि नेचर हो गया तो इसे इजीली ट्रीट कर सके, इसलिए हम इसे सीड ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी है. तो जानेंगे कि इसके क्या पॉइंट्स है. तो फर्स्ट पॉइंट इज ओनली क्लीन, वेलेबल एंड हेल्थी सीड ऑफ नॉन वैरायटी शुड बी यूज्ड फॉर सोइंग. तो मैंने आपको पहले ही वैरायटी पढ़ा दिया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे. तो ओनली क्लीन मतलब एकदम साफ़ सुथरे जो कि सीड है वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो सीड शुड बी डिप्ड इन 3% ऑफ बराइन साल्ट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 10 मिनट्स. तो सीड सेलेक्ट करने के बाद हम उसे एक बराइन साल्ट में इसे ड्रिप करते हैं फॉर द 10 मिनट्स. एंड द लाइट सीड विद द विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, right, are you getting my friends? Light seed which floats on the surface of water should be removed and not used for the sowing. मतलब जो पानी के ऊपर तैरते हैं मिक्स करने के बाद, तो उसे हम यहाँ पे रिमूव करना चाहिए. क्यों? वो कुछ काम के नहीं होते हैं, राइट. तो जो ऐसे तैरेंगे ना पानी के ऊपर, तो कहाँ से ग्रो करेंगे भाई, एकदम हल्के फुल्के सीड होते हैं, राइट. द फोर्थ पॉइंट इज द हेवी सीड विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बकेट शुड बी टेकन आउट एंड वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड यूज्ड फॉर सोइंग. जो कि ऐसे एकदम से बकेट के नीचे हो जाते हैं, एकदम बॉटम साइड पे हम उसे यूज़ करते हैं. और उसे यूज़ करने का उपाय मतलब उसे बाहर निकाल के एक बार से क्लीन वाटर से एक बार धो देना चाहिए, राइट. द फिफ्थ पॉइंट इज द सीड शुड देन ड्राइड इन द शेड एंड यूज्ड फॉर सोइंग. मतलब तो सीड थोड़ी निकालने के बाद थोड़ी देर इसे शेड में, थोड़ी सी छाँव में इसे सुखाना चाहिए. एंड द इंटर कल्टिवेशन, कुछ इसके मेथड है तो इसका जानेंगे. व्हाट इज द इंटर कल्टिवेशन? द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट इंटर कल्चरिंग इन द राइस शुड बी डन आफ्टर 3 weeks of the transplanting with the help of rice rotary weed, right. Are you getting this operation besides weeding also helps in stirring the soil and aeration of the root. Interculturing should be repeated for 2 to 4 times at 15 days interval. The implement like कर्जत हो एंड जापानीज हो आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंटरकल्चरिंग, राइट. आप जब देख रहे हैं पॉइंट्स कि 3 वीक में इसे करना चाहिए क्या, इंटरकल्टिवेशन. फिर बाद में 2 से 4 टाइम हर 15 डेज के बाद इसे रिपीट करना चाहिए. और जो इसको इम्प्लीमेंट्स लगते हैं जैसे कि कारजत हो एंड जापानीज हो, इसे हम यूज़ करते हैं, राइट. तो इसके इंटरकल्टिवेशन के बाद अभी एक ही क्रॉप तो हम हर बार हर साल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट मेरे दोस्तों. तो यहाँ पे रोटेशन मतलब क्रॉप रोटेशन करना भी ज़रूरी है. जैसे कि इन हेवी रेनफॉल रीजन एंड इन कोकन रीजन no systematic rotation is possible and rice crop is grown on same land after year with a follow period in between 2 rice crops. मतलब यहाँ पे जो कोकन है यहाँ पे नॉन स्टॉप मतलब ज़्यादा ही हेवी रेनफॉल होती है, और इस हेवी रेनफॉल के बीच दूसरे क्रॉप्स आना संभव नहीं है. तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप यूज़ करा जाता है जो कि राइस पैडी. तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं कि इन इरीगेटेड एरियाज कॉमन रोटेशंस आर, मतलब जहाँ पे पानी होता है और जो इसके जो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है किसकी, मतलब पैडी की, तब हम यहाँ पे राइस रोटेशन कर सकते हैं. जैसे कि राइस के बाद हम शुगर केन भी लगा सकते हैं, फिर राइस के बाद हम वीट भी लगा सकते हैं, राइस के बाद हम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो पे भी यहाँ लगा सकते हैं, फिर राइस के बाद हम पल्सेस भी लगाया जा सकता है. क्यों?
इसके जो राइस में हम जितने फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डोसेस यूज़ करें, इनके लिए भी थोड़ा सा लाभदायक होगा, जो कि हम रोटेशनल क्रॉप में यूज़ करते हैं। इन अपलैंड इट इज़ रोटेटेड विद द पोटैटो और वेजिटेबल्स, मतलब जहाँ पानी एकदम ज़्यादा रुकता नहीं है वहाँ पे हम यहाँ पे पोटैटो और वेजिटेबल्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द मैन्यूरिंग, मतलब यहाँ पे हमें फसल के लिए मैन्यूर भी देना पड़ेगा, क्यों, उसका फूड प्रिपरेशन उसे करना ज़रूरी होगा, राइट। तो मैन्यूरिंग, तो मैन्यूर के दो प्रकार होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वन इज़ द माइक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड इज़ द मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक थोड़ा सा न मिले तो भी ठीक ठाक थोड़ा सा काम चलेगा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानेंगे मैन्यूरिंग के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट, 10 to 15 tons, right? How much? 10 to 15 tons of farmyard manure or compost per hectare is mixed in a soil during preparation of the land. मतलब जब हम समर सीजन में लैंड प्रिपरेशन करते हैं उसी टाइम पे 10 to 15 tons ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर हम ज़मीन के अंदर मिक्स करना होगा। फिर बाद में इन केस ऑफ लोकल वैरायटीज़, जो कि आपको मैंने लोकल वैरायटीज़ पढ़ाया है पिछले, आपको याद होगा, राइट। In case of local varieties, all the quantity of fertilizer should be given at the time of sowing और transplanting। मतलब जब हम लोकल वैरायटीज़ है तो उस टाइम, लोकल वैरायटीज़ यदि अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर जो है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ही उसे देना पड़ेगा। इन केस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ एंड लेट वैरायटीज़ 75% ऑफ नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम शुड बी अप्लाइड एज ए बेसल डोज एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। मतलब जो कि हम यदि अपन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम शुड बी अप्लाइड बेसल, मतलब नीचे, राइट। बेसल मतलब नीचे, तो डोज एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, उस टाइम पे ये 3 डोज हमें अप्लाई करना होगा। द रिमेनिंग 25 क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड 1 month आफ्टर सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग। मतलब 75% तो हम ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ही दे रहे हैं उनको मैन्यूर, राइट। फिर बाद में जो 25% बच जाता है 100% में से, तो जब हम 1 month के बाद इसे हमें देना होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, राइट। आर यू गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स? एंड द फिफ्थ पॉइंट इज नाइट्रोजन शुड बी गिवन थ्रू अमोनिया सल्फेट टू अवॉइड एक्सेसिव लीचिंग। तो नाइट्रोजन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो आइए हम इसके इरिगेशन के बारे में जानेंगे कि इसे पानी हम कब देना चाहिए या इसका पीरियड क्या है कि पानी देने का। द राइस इज़ ए सेमी एक्वेटिक प्लांट एंड रिक्वायर्स एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पिछले बार भी कहा था कि राइस को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, क्यों, पानी में ही ज़्यादातर ग्रो होगा। जैसे कि कोकन में, वहाँ पे तो हर ज़्यादा एकदम अबंडेंट पानी बरसात होती है। तो राइस इज अ सेमी एक्वेटिक प्लांट, राइट, एंड रिक्वायर्स एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो ज़्यादा पानी चाहिए। एंड द फॉर सेकंड वन इज द फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड यील्ड प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो यहाँ पे भी पानी का जो मैनेजमेंट है यहाँ पे भी वो चाहिए, राइट। द वाटर रिक्वायरमेंट इज़ हाई ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। मतलब जब हम ग्रोथ करते हैं प्लांट्स का स्टार्टिंग में, इनिशियल पीरियड में, तब वाटर एकदम ज़्यादा चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट शुड बी हाई, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट अबाउट द इरीगेशन वुड बी द इरीगेशन शुड बी गिवन एट द क्रिटिकल ग्रोथ। क्रिटिकल ग्रोथ कैसे? स्टेजेस ऑफ द सच क्रॉप। क्रिटिकल ग्रोथ मतलब टिलरिंग स्टेज, इंटरनोड इलोंगेशन स्टेज, बर्ड लीफ स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज। तो ये जब फ्लावरिंग स्टेज, ये सब जो क्रिटिकल ग्रोथ माना जाता है, जो कि बड़ा अहम रोल प्ले करता है क्रॉप्स के ग्रो में और अपने इल्ड देने के लिए। तो इस समय पे ज़्यादा अबंडेंट ऑफ वाटर चाहिए। अमंग दिस फ्लावरिंग स्टेज रिक्वायर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड एनी स्ट्रेस ऑफ मॉइस्चर एट दिस स्टेज एडवर्सली अफेक्ट द इल्ड। फ्लावरिंग स्टेज जो है, मतलब फ्लावर सीड में कन्वर्ट होता है, राइट, फ्रूट में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। उस टाइम पे ज़्यादा फ्लावरिंग के स्टेज पे एकदम से मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। और यदि कुछ इस टाइम पे यदि थोड़ा फार नेचर अनफेवरेबल है तो उस टाइम पे यहाँ पे माफ़ी नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर आएगा, जो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली यील्ड पे इफेक्ट होगा इसका। एंड आपको तो पता है, एक बार यदि यील्ड पे इफेक्ट हो गया तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी घटती जाएगी। तो एक फ्लावरिंग टाइम पे इसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए।
and water is withdrawn from rice field 15 days before harvesting to encourage quick and uniform maturity of the grain। मतलब जब हम 15 डेज जब यदि क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पे आ गया तो 15 डेज में जो फील्ड के अंदर पानी है उसे हम बाहर निकालना होगा। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड यील्ड। The harvesting of rice should be done at the right stage of maturity because delayed harvesting results in grain shedding and affecting the milling quantity, right? Are you getting? And the second point is the early varieties matures within 120 days, medium matures at 135 days and the late varieties mature in the 150 days। तो इसके जो वैरायटी पर निर्भर है कि ये कब मैच्योर होगा। तो द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय कटिंग क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ सिकल। तो इसका जब हार्वेस्टिंग का टाइम है तो इसे हम एक सिकल से भी इसे कट किया जा सकता है, जो कि एकदम ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर, राइट, वहाँ से हम इसे कट करना होगा। द प्लांट आर ड्राइड इन द फील्ड फॉर 1 or 2 days देन टाइड इन टू द बंडल्स। कट करने के बाद इसे ही हम 1 to 2 days ऐसे ही छोड़ देते हैं फॉर 48 hours लगभग, जो कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो सके। एंड फिर बाद में द बंडल्स आर देन कैरीड टू द ट्रेशिंग यार्ड। इसके बाद में इसे हम बंडल करके एक ट्रेशिंग यार्ड में इसे सेंड किया जाता है। द ट्रेशिंग इज डन आइदर बाय बीटिंग विथ स्टिक्स और बाय ट्रैम्पलिंग अंडर फीट ऑफ बुलक्स और विद द हेल्प ऑफ पावर ट्रेशिंग। तो यहाँ पे 3 मेथड है, आपके मर्जी से आप यहाँ पे ट्रेसिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बीटिंग विथ स्टिक्स। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल मेथड है, हालांकि आप लोग इसका एकदम कम ही इसे यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम इसे यदि ऐसा स्टिक से मार के ही हम इसे ग्रेन्स निकाल सकते हैं। और सेकंड वन इज़ अ ट्रैम्पलिंग अंडर फीट ऑफ बुलक्स। तो बैल जो बुलक्स काट होते हैं किसान लोगों के पास बुलक, उसे हम उसके ऊपर चला देते हैं पैडी के ऊपर। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी, अभी ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पावर ट्रेसिंग मेथड, राइट। हम इसे मशीन के द्वारा ही ग्रेन्स निकाल सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ क्वालिटी एस्पेक्ट। तो इसके हम क्वालिटी एस्पेक्ट जानेंगे। तो गाइज, यदि आपको समझ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ अ मार्केटिंग क्वालिटी। गुड क्वालिटी ऑफ राइस फेचेस गुड प्राइस इन द मार्केट। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद हमें इसे जब हम मार्केट में देते हैं सेल करने के लिए, तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द मार्केटिंग क्वालिटी ऑफ राइस इज डिटरमाइंड बाय whether the grain is fine, medium or bold, raw or parboiled, machine milled or hand pounded. Fitness of grain is indicated by high length bread ratio and small size fine rice fetches higher price। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए एक अच्छे प्राइस के लिए, राइट। द सेकंड वन इज़ अ कुकिंग क्वालिटी। तो ये कुछ पोल्ट्री के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि एकदम मीडियम वाले, मतलब इससे भी कम वाले, रॉ एंड मशीन मिल्ड और हैंड पाउंडेड, जो कि हम देख चुके हैं पहले कि किस प्रकार इसे हार्वेस्ट किया जाता है, मशीन से या हैंड से। तो इसके लेवल के ऊपर इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। द सेकंड वन इज़ अ कुकिंग क्वालिटी। तो किसी ज़्यादातर स्टेपल फूड होने की वजह से कुकिंग क्वालिटी के ऊपर लोगों की नज़र जाती है। तो कुकिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए राइस के अंदर, तो आइए जानेंगे। द एबिलिटी ऑफ द ग्रेन रिमेनिंग सेपरेट एंड नॉट बिकमिंग पेस्टी आफ्टर कुकिंग। तो सेपरेट खाने के लिए हमें चाहिए राइस, ऐसा एकदम से पेस्ट की तरह एक ही पास के ऐसा जमा यदि हो जाए तो डैट इज़ अ नॉट गुड क्वालिटी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग शुड बी राइट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कुकिंग शुड बी वेरी लेस, बिकॉज आजकल लोग बड़े बिजी हो गए हैं, तो एकदम कम टाइम में इसे जो प्रिपरेशन हो सके। क्वालिटी ऑफ वाटर अब्जॉर्ब ड्यूरिंग कुकिंग एंड इंक्रीज इन द वैल्यूम। जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं राइस के, तो वाटर के अंदर ही होते हैं, तो इससे ज़्यादा वाटर हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए वाटर अब्जॉर्बिंग कैरेक्टर होने चाहिए ऑन द टाइम ऑफ कुकिंग। एंड इसका जो यदि हम राइस चावल लिया जाए तो इसके बड़ी वैल्यू में होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिशन क्वालिटी। सिर्फ प्रोडक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा वैल्यूम से ही काम नहीं चलेगा, उसका अंदर न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए। तो आइए न्यूट्रिशन क्या क्या होने चाहिए हम देखेंगे। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ राइस डिपेंड्स अपॉन द प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स कंस्टेंट ऑफ द राइस।
Loss of nutrition is more in mild and polished rice than pounded rice. Therefore hand pounded rice is more nutrition than mill rice. जैसे कि आपने देख चुके हैं कि इसके कल्टीवेशन के टाइम पे कि किस प्रकार हम इसे राइस को किया जाता है, कहीं पर मशीन पे, कहीं से हैंड पाउंडेड। लेकिन जब हम इसे स्टिक से बीट करते हैं हैंड से, इसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है ज़्यादा ही होती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पीस्ट एंड डिसीज इन द पैडी। व्हाट आर द प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर द कंट्रोल ऑफ पीस्ट। लगभग ये आपके बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो ये 3 पॉइंट्स वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 पॉइंट तो वहाँ पे लिख ही दीजिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लफ द फील्ड जस्ट आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड पिक अप ऑल स्टेबल्स एंड डिस्ट्रॉयड देम बाय बर्निंग। इसके जो यदि पैडी के जो पहला प्रीवियस वाला क्रॉप था उसके अनवांटेड जो वीड्स थे, राइट, स्टबल्स थे, इसे डिस्ट्रॉय करना होगा बाय बर्निंग। लेकिन मेरी सजेशन यही कहना चाहूँगा कि इसे आप बर्न मत कीजिएगा, क्योंकि उसके जो मिनरल्स से सॉइल्स के वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो मिनरल्स आने के लिए बहुत टाइम लगता है मित्रों। तो सेकंड वन इज डू प्रॉपर सीड सिलेक्शन एंड सीड ट्रीटमेंट, राइट। तो डू प्रॉपर सीड सिलेक्शन, आपको मैं सीड सिलेक्शन भी बता चुका हूँ, राइट, एंड द सीड ट्रीटमेंट भी बता चुका हूँ, जो कि 3% ऑफ बराइन साल्ट से हम इसे करते हैं। और 3 पॉइंट इज द अपरूट एंड डिस्ट्रॉय सम स्कैटर डिसीज प्लांट्स, राइट। अपरूट एंड डिस्ट्रॉय सम स्कैटर डिसीज्ड प्लांट्स। यदि कुछ डिसीज वगैरह है तो हम उसे सीड ट्रीटमेंट के द्वारा इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड ऐसे सिर्फ इतने टाइम के अंदर आपका ये लेक्चर कवर किया गया है, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर, राइट। तो 30 मिनट्स के अंदर आप लगभग पूरे से पूरे 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आपके HSC बोर्ड में। तो यदि आपको पूरा समझ में आ गया तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।